गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद उनके पैतृक गांव तेलंगाना के सूर्यापेट में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग शहीद संतोष बाबू के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के सूर्यापेट की। शहीद कर्नल संतोष बाबू को नम आंखों के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात को कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर सेना के जवानों को लीड कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू, और उसी दौरान चीन के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए चीन को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए शहीद कर्नल संतोष बाबू। तेलंगाना के सूर्यापेटा में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पंजाब के पटियाला के गांव सील के नायब सूबेदार मनदीप सिंह गलवान घाटी में शहीद हो गए हैं। मनदीप की शहादत के बाद उनके परिवार और गांव में मातम छाया हुआ है। मनदीप सिंह 3 बहनों के इकलौते भाई थे। पत्नी गुरदीप कौर ने कहा कि पति मनदीप सिंह का सपना था कि उनके बच्चे बड़े अफसर बने। तो शहीद मनदीप सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उनका गाँव उनका इंतजार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि मनदीप सिंह के कई सपने थे अपने बच्चों के लिए, लेकिन इसके साथ ही देश के लिए भी उनका सपना था कि कभी देश को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। और 15 और 16 जून की रात जब चीन के साथ खूनी झड़प हुई, उस दौरान मनदीप सिंह शहीद हो गए। पंजाब के गांव सील में जैसे ही शहीद मनदीप सिंह की शहादत की खबर पहुंची है, वैसे ही पूरे गांव में मातम का माहौल है। शहीद मनदीप सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। गांव में काफ़ी लोग उनको पसंद करते थे, और अभी 15 दिन पहले ही जब वो यहां पर छुट्टियां बिता रहे थे तो उन्होंने काफ़ी वक्त यहां इस गांव की चौपाल पर बिताया। कितनी आप लोगों की यादें जुड़ी हैं और शहादत पे गर्व है कि इतनी बहादुरी दिखाई उन्होंने? यादें तो सर जुड़ी होती हैं, क्या करें। अब जो परमात्मा को मंजूर था उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन पीछे 2 बच्चे छोड़ गया। उनको अफसर बनाना चाहते थे। हाँ जी, हाँ, अफसर बनाना चाहते थे। पहले उसका भाई है, वो अफसर है। हमारी तो उम्मीदें थी, लेकिन जो चाइना ने घुस के हमारे साथ किया है वो बहुत माड़ा किया है जी। जो पॉलिटिक्स है, लोग हैं, हम इनको पसंद नहीं करते। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए? बिल्कुल देना चाहिए जी सर, उसको जवाब उसको देना चाहिए उसकी भाषा में ही। इनको करारी भाषा में जवाब देना भी जरूरी है, और भी अगर शहीद करने पड़े अपने गांव के युवा तो उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन चीन को उसकी भाषा में जवाब देने की मांग यहां पर पंजाब के पटियाला के सील गांव के लोग कर रहे हैं। पटियाला के सील गांव से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, गलवान के शहीदों को पूरा देश नमन कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शहीद मनदीप सिंह जो हैं, उनके अपने परिवार के लिए भी बहुत सपने थे। फिलहाल जो उनका गांव है, उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है और परिवार वालों में दुख का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ शहीद मनदीप सिंह के चचेरे भाई निर्मल सिंह जी मौजूद हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सेना से ऑनररी कैप्टन पद से रिटायर हुए हैं निर्मल सिंह। वो खुद उसी इलाके में तैनात थे और 30 अप्रैल को ही रिटायर होकर वापस लौटे हैं। सबसे पहले तो निर्मल सिंह जी, मैं हाथ जोड़कर आपको नमन करना चाहूँगी, क्योंकि आपके परिवार से मनदीप सिंह नाम का एक ऐसा सपूत निकला जिसने इस देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जाहिर सी बात है आपके परिवार में दुख भी होगा इस वक्त, लेकिन ये बुरी खबर, मनदीप सिंह के जाने की खबर आपको कब और कैसे मिली? मैडम, मेरे को कल सुबह 9 बजे फ़ोन आया था पलटन से, जो कि मैं उस एरिया में रहता था। मेरे को सभी पलटन वाले जानते हैं, सभी की मैं मिलान में रहता था। तो जैसे मेरे को 9 बजे आया सूबेदार गरमेल सिंह का, उसने मेरे को बताया कि आपका भाई मनदीप सिंह। मैं बोला यस। बोला साहब उसको चोट लगी। मैं बोला कितना चोट लगा है? तो बोला साहब उसको गहरी चोट लगी। मैं बोला ठीक भी है। बोला हाँ आपको, मैं बोला मेरे को पूरी खबर दो। तो उसने मेरे को बोला कि आपको हम 2 घंटे के बाद क्लियर करेंगे, लेकिन बाकी ठीक है, अपने घबराना नहीं है। तो उसी टाइम मैं कहीं बाहर जा रहा था, तो मैं घर में मैडम को फ़ोन किया, मनदीप सिंह को पूछना कोई फ़ोन आया है। तो बोला 6 दिन पहले बात हुआ था, अभी वो लेह में गया है, शायद ऊपर गया है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का साधन नहीं है।
तो मेरे को फिर 15 मिनट के बाद उसके पलटन के दूसरे साहब का फ़ोन आया, जो कि मेरे साथ ही 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हुआ है। तो उसका मेरे को पास फ़ोन आया कि उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। तो मैं बोला साहब मेरे को मनदीप है नहीं इस दुनिया में। बोला नहीं साहब मनदीप है, लेकिन अब इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे पता लग गया मैं आपको फ़ोन करूँगा। करेक्ट मेरे को 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया। तो मैं उसी टाइम घर में आया। घर में मैं मैडम को पूछा, मैं मनदीप का चोट लग गई है, आपको पता चला है? बोला नहीं हमारे को कोई पता नहीं चला है। तो जैसे मेरे को पता चला कि दोबारा मेरे को 11:30 बजे तकरीबन फ़ोन आया है कि साहब मनदीप शहीदी को प्राप्त कर चुका है। तो जैसे मेरे को पता चला, मेरे को आज सुबह फ़ोन आया है पलटन से कि साहब इनके साथ एक लड़का और था जो DI लिस्ट पे था, अभी इसको होश आ गया है। उसने बताया है जो बलिदान मनदीप सिंह ने दिया है, ऐसा बहुत कोई बंदा ऐसा शहीदी नहीं दे सका, जो कि चाइना के उसने 4 बंदों को इकट्ठा करके घेरा है। और उसने लास्ट में उनकी कैजुअलिटी काफ़ी हुई है, लेकिन उनके कुछ बंदे आए हैं बाद में जो हेली से उतरे हैं। हेली उतरेंगे उनकी मेन पावर ज़्यादा होने के कारण उनके 12 बंदे ने आकर उन्होंने उसको घेरा है। तो 12 बंदे के होने के कारण कि ये सिंगल पड़ गया कि ये पार्टी का एक लीडर था। इसने लीडर को ही अपने सीनियर के नाते लीडर को अपना मध्य में रखते हुए दिलेरी के साथ इसने अपना कर्तव्य इसको अंजाम दिया है, जो कि शहीदी को प्राप्त किया। इसके ऊपर हमारे को फक्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल निर्मल सिंह जी, सिर्फ आप ही को फक्र नहीं है, पूरे देश को फक्र है, पूरे देश को फक्र है। और मनदीप सिंह के साथ साथ देखिए शहीद संतोष बाबू, शहीद गुरविंदर सिंह, शहीद कुंदन कुमार, शहीद अमन कुमार, शहीद गणेश हंसदा, शहीद के ओझा, शहीद राजेश ओरान, शहीद CK प्रधान, शहीद नंदूराम सोरेन, शहीद के पलानी, यानी कुल मिलाकर के शहीद संतोष बाबू के साथ साथ 20 जवान हमारे देश के चीन के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, दुश्मनों को मारते मारते वीर गति को प्राप्त हुए। और आज पूरा देश नम आंखों के साथ और चीन के प्रति काफी गुस्से के साथ इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और हर किसी के मन में एक ही बात है कि किसी भी तरीके से ये बलिदान जो है ये व्यर्थ ना जाए। निर्मल सिंह जी, आपने अपने इस मुश्किल वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आप जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि परिवार जो है उसको ये दुख सहने की शक्ति मिले और देश जो है वो हमेशा आपके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच LAC पर चीन के सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए पटना के सुनील कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पैतृक गाँव बेहटा के तारानगर से मनेर में गंगा घाट तक अंतिम यात्रा निकली। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और शहीद सुनील अमर रहें के नारे लगाए। तो देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में। जब शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा तो ट्रक को फूलों से सजाया गया था। बिहार रेजिमेंट का एक प्रमुख अंग थे सुनील कुमार और उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया था। और दूसरी ओर जहां पर शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई, उससे पहले फायरिंग करके उनको सलामी दी गई। गलवान के शहीदों को इस तरह से सलाम किया गया। और अब से थोड़ी देर पहले शहीद सुनील कुमार पंचतत्व में विलीन हुए। 2 तस्वीरें आपके सामने, उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दी। और पटना के इस गंगा घाट पर कई सारे लोग, देखिए आप तस्वीरों में देखिए कि कितने सारे लोग वहां पर जुटे अपने पटना के, अपने बिहार के सपूत को आखिरी विदाई देने। भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावों को खारिज किया है। भारत ने चीन के दावों को तथ्यहीन बताया है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने 6 जून को हुए सैन्य समझौते को ठीक से लागू करने पर सहमति जताई है, जिसके बाद भारत ने गलवान घाटी पर तथ्यहीन और बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों को समझौते के विपरीत बताया है। तो भारत ने चीन के दावों को समझौते के विपरीत बताया है और चीन के दावों को खारिज किया है। चीन पर तथ्यहीन और बढ़ा चढ़ाकर दावे पेश करने का आरोप भारत की तरफ से लगा है। भारत ने गलवान घाटी पर चीन ने जो भी दावे किए हैं और जिस तरह से चीन के सैनिक या चीन के विदेश मंत्री लगातार कह रहे हैं कि गलवान घाटी चीन की है, उन तमाम दावों को भारत ने खारिज कर दिया है।
हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता संदीप बोल जुड़ गए हैं। संदीप, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। चीन के वो कौन-कौन से दावे हैं जिसको भारत ने सिरे से खारिज किया है? देखिए, भारत ने सीधे तौर पर जो है साफ कर दिया है कि जो दावा चीन कर रहा था वो बिल्कुल सही नहीं है। चीन ने दावा किया था कि गलवान का इलाका जो है उसका है और वो अपने इलाके की सुरक्षा करना जानता है। तो जाहिर सी बात है कि कल एक स्टेटमेंट जारी किया गया इस तरीके के क्लेम को लेकर, और उस स्टेटमेंट में जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि जो 6 तारीख को जिस चीज़ पर समझौता हुआ था और आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो समझ से परे है और इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तो एक टूक शब्द में जो है विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया। जो क्लेम जो है चीन की तरफ से किया जा रहा था कि ये गलवान का इलाका जो है उसका है और हमें जो है कमज़ोर ना समझा जाए, इस तरीके की बातें जो है चीन की तरफ से की जा रही थी, उसका सीधे तौर पर जवाब दिया कि जो समझौता, जो सहमति जो है बनी थी 6 तारीख को, वो इस जो बयान है ये उसके अनुरूप नहीं है। तो साफ हो गया है कि भारत ने अपना क्लेम जो है वो चाइना को बता दिया है और उनके क्लेम को जो है खारिज कर दिया गया है। जी जी। और इस बीच आपको बता दें, लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद गुरतेज सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहादत की खबर सुनने के बाद पंजाब के मानसा में परिवार में मातम छाया हुआ है। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। किसान परिवार में जन्मे शहीद गुरतेज सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। परिवार के मुताबिक उनकी आखिरी बार 15-20 दिन पहले बात हुई थी। शहीद के करीबियों ने सरकार से मदद की मांग की है। तो शहीद गुरतेज सिंह 15 से 20 दिन पहले उनकी अपनी परिवार से बात हुई थी। परिवार के सदस्यों को देखिए, गुरतेज सिंह की शहादत की खबर सुनने के बाद पूरे परिवार में गम का माहौल है। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है और अब परिवार ने सरकार से इस मुश्किल घड़ी में मदद की भी मांग की है। गलवान घाटी में शहीद हुए थे गुरतेज सिंह और 15 से 20 दिन पहले ही उनकी आखिरी बातचीत हुई थी अपने परिवार से। परिवार में मातम छाया हुआ है। इसके साथ ही परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। कैसी हालत हो गई है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान परिवार में जन्मे शहीद गुरतेज सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। परिवार के मुताबिक उनकी आखिरी बार 15 से 20 दिन पहले बात हुई थी। शहीद के करीबियों ने अब सरकार से मदद की मांग की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रहने वाले शहीद राजेश उरान के पार्थिव शरीर का उनके घर पर इंतजार हो रहा है। शहीद राजेश उरान के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में गांव के लोग शहीद राजेश उरान के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। शहीद राजेश उरान साल 2015 में सेना में शामिल हुए थे और कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये बुरी खबर परिवार को मिली और इस वजह से अब परिवार काफ़ी सदमे में है। उनके घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से लोग आकर के शहीद राजेश उरान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं और परिवार को अब शहीद उरान के पार्थिव शरीर का इंतजार है। गलवान के शहीदों को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल ने अपने 2 सपूतों को खोया है, जिनमें से एक राजेश उरान है। बीरभूम में पश्चिम बंगाल में उनके घर पर उनके परिवार में मातम छाया हुआ है और साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें याद करते हुए उनकी तस्वीर पर लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एलएसी पर हुई चीन के साथ झड़प में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले जवान गणेश राम कुंजाम भी शहीद हो गए। परिवार को उनके शहीद होने की खबर मिलते ही वहां मातम छा गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज दोपहर 1 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से रायपुर पहुंचेगा और फिर हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। शहीद गणेश राम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। कांकेर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें। शहीद गणेश राम के परिवार में मातम का माहौल, शोकाकुल परिवार, क्योंकि एलएसी पर हुई चीन के साथ झड़प में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले जवान गणेश राम कुंजाम शहीद हो गए। एक तरफ तो सर बहुत गुस्सा भी है और एक तरफ कि मेरा दोस्त, मेरा भाई देश के लिए
शहीद हुआ है। भारत सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई शहीद हुआ है उसका बदला, उसका हिसाब, भारत सरकार से मेरी यही अपील है कि उसका बदला लिया जाए। बिहार के वैशाली में शहीद जय कुमार सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। चीन के सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। शहीद जय कुमार सिंह के बड़े भाई भी सेना में हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय कुमार सिंह में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है, लेकिन परिवार की हालत आप देख रहे हैं, शोकाकुल है परिवार। कितने भाई बहन थे ये? एक बहन और 4 भाई। ये सबसे बड़े थे या छोटे थे? नहीं, अथी माजिल था। 2 नंबर। 2 नंबर। और इनके बड़े भाई? वो भी है आर्मी में। चीन से हुई झड़प में शहीद हुए दीपक कुमार का पार्थिव शरीर अब तक उनके घर नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश के रीवा में उनका परिवार उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। उनके घर में मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार की महिलाएं मोबाइल पर उनकी तस्वीर देखकर दुखी हैं। शहीद दीपक कुमार की कुछ महीनों पहले नवंबर में ही शादी हुई थी और लॉकडाउन के बाद उन्होंने छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी, लेकिन वो तो घर नहीं आए। ये खबर आई उनके बारे में। फरवरी में आए थे 30 को आए थे तो 14 को चले गए थे। बोले थे कि अभी जून में आएंगे, मई में फिर ये हो गया, कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। बोले अभी छुट्टी स्टार्ट हुई है तो अभी आएंगे इस महीने, अगस्त महीने में बोले थे अगस्त महीने में आऊँगा। वो घर की सब लाड देते हो, बहुत अच्छा स्वभाव था, किसी का दिल नहीं दुखाते थे वो। तो इनकी शादी थी दीपक सिंह का, और 23 नवंबर में शादी के बाद में ये चले गए थे। बीच में अभी फरवरी में 14 फरवरी के आसपास ये आए थे अभी, और 14 फरवरी के आसपास अपना ये ख़त्म करके ड्यूटी निकल गए थे, चले गए थे। इनकी जो ड्यूटी लगी थी वो लेह लद्दाख में लगी हुई थी, और लेह लद्दाख में अभी कल शाम को 10:30 बजे की घटना हो। 10:30 बजे इनके यूनिट से, इनके रेजिमेंट से कॉल आया रात को कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। बिहार के भोजपुर के रहने वाले महज 23 साल के जवान चंदन कुमार गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए। इसकी खबर मिलते ही परिवार के लोगों का बुरा हाल है। शहीद जवान चंदन कुमार की मई में शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। शहीद चंदन अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे और सबके लाडले थे। परिवार के लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। उनके 4 भाई है। एक देव कुमार जो है अभी EME में है, सुधार है। एक दूसरा भाई भी आर्टिलरी में है, और एक तीसरा भाई 9 बिहार में है, और चौथा 16 बिहार में। बहुत ही होनहार लड़का था, और इसका शुरू से ही था कि हमको सेना में जाना है और देश की सेवा करना है, और देश की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद हो गया। और इस जवान को मतलब शहादत बेकार नहीं जाना चाहिए, और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि एक जवान की जगह 20 जवान को होना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच मध्य प्रदेश के बालाघाट में चीन की एक कंपनी ने भारत के 62 मजदूरों को काम से निकाल दिया। बताया गया कि बालाघाट में मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की एक खदान में शाफ्ट बनाने का काम कर रही चीन की कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे भारतीय मजदूरों पर यह कार्रवाई की है। ये मजदूर पिछले 1 साल से इस कंपनी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। आरोप है कि लॉकडाउन के बाद जब कंपनी ने कुछ दिन पहले दोबारा काम शुरू किया तो कोरोना फैलने के खतरे की दलील देते हुए भारतीय मजदूरों को काम पर रखने से इनकार कर दिया और सिर्फ चीन के मजदूरों की मदद से काम शुरू किया गया, जिसके बाद बेरोजगार हुए मजदूरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं मजदूरों को काम से निकालने वाली चीन की कंपनी ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। सीमा पर तनाव के बीच चीन की टेलीकॉम कंपनियों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टेलीकॉम विभाग ने BSNL को निर्देश दिया है कि 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल ना किया जाए और पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता बहुत तेजी से कम की जाए।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक चाइनीज कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की सरकार ही इन कंपनियों की असली मालिक है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना है। भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं। इससे पहले 2011-12 में भारत ये जिम्मेदारी निभा चुका है। ऐसे में 8 साल बाद एक बार फिर से भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफी अहम है। भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय से मिले भारी समर्थन के लिए बेहद आभारी हूं। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। कोरोना पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय में हो रही इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे पर हो रही इस बैठक में एनसीआर के सारे जिलों के डीएम और डीसी भी मौजूद हैं। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, ये बैठक जो है ये अपने आप में कितनी अहम है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ एनसीआर के डीएम और डीसी भी शामिल हैं। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और साथ ही एनसीआर में बढ़ गए हैं, औसतन अगर हम एनसीआर की बात करें तो हर दिन 150 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो कैसे इस पर काबू पाया जा सके और इसके अलावा बड़ी तादाद में जो लोग एनसीआर में आवाजाही करते हैं उनके मूवमेंट को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, दिक्कत न हो, इसको लेकर खुद गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली सीएम, दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा के डीएम और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी, ये सारे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, अहम चर्चा है, तो एक विस्तृत चर्चा जो नया खतरा है, नई दिक्कत है दिल्ली के सामने, उसको लेकर हो रही है। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली को लेकर घोषणा हुई थी, अब एनसीआर को लेकर भी घोषणा होगी। शुक्रिया। भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 3,66,946 हो चुका है। वहीं इनमें 1,94,325 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 12,237 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,60,384 एक्टिव केसेस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर मरीजों की तादाद 1,16,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। यहाँ मरीजों का आंकड़ा 47,000 से ज्यादा है। गुजरात चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25,093 है और 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 को पार कर चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आइए अब देख लेते हैं। 83,49,519 यह आंकड़ा पहुंच गया है। इनमें 40,73,924 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 4,48,958 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में फिलहाल 38,26,637 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है और दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं। लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। कोरोना के मरीज यहाँ 21,63,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है। मरीजों की संख्या 9,55,000 को पार कर गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,52,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,66,000 के पार है भारत में और ब्रिटेन 5वें नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की तीसरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के बाद पता चला कि वहां रखे कई कागजात जल गए थे।
तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहिणी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम की, जहां पर भीषण आग लग गई और आग बुझाने के बाद ही इस बात का पता चला कि यहां पर जो भी कागजात रखे थे उनमें से कई कागजात आग में जलकर राख हो गए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग लगी है। रोहिणी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में ये आग लगी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की तीसरी मंजिल पर बना है ये रिकॉर्ड रूम, जहां भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और आग बुझाने के बाद ये पता चला कि रिकॉर्ड रूम में जो कागजात रखे हुए थे उनमें से कई कागजात जलकर राख हो गए। दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद इस आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन आग के बुझने के बाद रिकॉर्ड रूम में जांच पड़ताल के बाद पता चला कि कई कागजात जलकर राख हो गए। अनलॉक 1 लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल के दाम में 53 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 64 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 77 रुपए 81 पैसे हो गई है, जबकि दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत अब 76 रुपए 43 पैसे है। 7 जून के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब तक पेट्रोल की कीमतों में करीब 6.5 रुपए जबकि डीजल की कीमतों में 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो 12 दिनों में डीजल के दाम 7 रुपए बढ़ गए हैं और लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। और कोरोना काल में जब वैसे ही अर्थव्यवस्था सुस्त है, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। इस बीच देश भर में चीनी सामान के विरोध के बीच आरएसएस ने भी देश भर के कारोबारियों और लोगों से चीनी सामान नहीं खरीदने और ना बेचने की अपील की है। उन्होंने चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और दुनिया के कई देशों को चीन से बड़ा खतरा होने और चीन के खुद बर्बादी की तरफ बढ़ने की आशंका जाहिर की। मेरा ख्याल है कि 135 करोड़ भारतीयों की ये अपील है, वो ये है व्यापारी चीनी माल बेचे नहीं। बड़ा तानाशाह वो बनने का सपना लेकर चला है। ऐसे सपने कभी सिकंदर ने लिए थे, कभी नेपोलियन बोनापार्ट ने लिए थे और इन गैर इंसानियत की राक्षसवादी विस्तारवादी जो षड्यंत्र का के तौर तरीके हैं, उनका सीधा चोट इस समय भारत पर है।